हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रेसिस चैप्टर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नोट चैप्टर बल्कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि हाउ कैन वी एनालाइज आवर डिटरमिनेट ट्रेसेस बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट। तो अब हमारे पास एनालिसिस में पेंडिंग है दिस जीरो फोर्सेस मेंबर एंड मेथड ऑफ सेक्शन। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू डिफ्लेक्शन। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ये ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूँगा, मैं छोटा सेशन लूँगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी वन शुड वॉच दिस और उनको पता लगे कि किस तरीके से हम जीरो फोर्स मेंबर निकाल सकते हैं अपने ट्रेसिस के अंदर जस्ट बाय विजुअल इंस्पेक्शन। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स बताने वाला हूँ। उन स्टेटमेंट्स की मदद से डायरेक्टली यू विल बी एबल टू जज दैट विच मेंबर इज हैविंग जीरो फोर्स और नॉट। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहां देखना, सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार जीरो फोर्स मेंबर अगर ट्रस्ट में लगा हुआ है तो उसकी यूटिलिटी क्या है। तो दोस्तों, जीरो फोर्स मेंबर हम लोग ट्रस्ट में इंटेंशनली भी डालते हैं सो डैट कि अगर कल को कोई लोड का डायरेक्शन चेंज हुआ तो उस मेंबर के अलोंग आपके ट्रस्ट को स्टेबिलिटी मिले। हो सकता है कि फॉर आवर गिवन सेट ऑफ लोड उस मेंबर के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा, बट कल को किसी भी XYZ रीजन के कारण लोड की डायरेक्शन चेंज होती है, ओरिएंटेशन चेंज होती है, फॉर एग्जांपल विंड लोड, अर्थक्वेक लोड एक्सेट्रा, देन सच मेंबर्स कैन कैरी योर एक्सटर्नल लोड, दोज एक्सटर्नल लोड। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर ट्रसेस एक्चुअली यू नीडेड जीरो फोर्स मेंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल से दैट जीरो फोर्स मेंबर ऑल्सो प्रोवाइड्स बकलिंग टाइप स्टेबिलिटी टू योर ट्रसेस, है ना, कि कुछ जॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो बकलिंग वगैरह ना हो, इसलिए भी जीरो फोर्सेस मेंबर आप लोग सिस्टम में ट्रसेस में प्रोवाइड करते हो। तो अब सीखते हैं कि किस तरीके से वी विल बी एबल टू फाइंड आवर जीरो फोर्स मेंबर इन द ट्रसेस। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट बताऊंगा। उस दो स्टेटमेंट के साथ आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है और आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे या डेसिफर कर लोगे कि विच मेंबर इज जीरो फोर्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉर 3 नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट ए जॉइंट। स्टेटमेंट नंबर 1 once again I am repeating is for 3 member which is meeting at a joint, and statement number 2 will be applicable for 2 members which are meeting at a joint. So statement 1 मेरा यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भी जॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि किसी भी जॉइंट पे 3 मेंबर मिल रहे हैं और उस 3 मेंबर में से 2 मेंबर कोलिनियर है, देन द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर is always going to carry a zero force provided no external force or reaction is acting at joint. तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि if 3 members are meeting at a joint out of which 2 are collinear, then the third non-collinear member is always going to carry a zero force member. क्लियर है? देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये मेरे पास एक जॉइंट है, लेट्स से O, एंड इस जॉइंट के ऊपर 3 मेंबर मिले हुए हैं, लेट्स से OA, OB एंड OC। और अभी मुझे इन मेंबर्स में फोर्सेस नहीं पता, सो बाय डिफॉल्ट हमें आदत है हर एक अननोन फोर्स को टेंशन लेने की। सो लेट्स से यहां पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज टेंसाइल OB, यहां पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज टेंसाइल OA, और यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है लेट्स से OC। OA एंड OB मेंबर्स आर कोलिनियर एंड द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर हियर इज OC। तो थ्योरम ये बोलती है, स्टेटमेंट ये बोलती है कि दिस OC मेंबर इज नॉन कोलिनियर मेंबर एंड नो एक्सटर्नल लोड इज एक्टिंग एट जॉइंट O, सो इट मींस द मेंबर OC इज गोइंग टू कैरी जीरो फोर्स। लेट्स से देखते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया। मेथड ऑफ जॉइंट में आपको लगा के बता रहा हूं। सपोज this angle is theta and let's say this is my x axis and let's say this is my y axis। तो दोस्तों यहां देखना जरा, अगर मैं लिखता हूं समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, अगर मैं लिखता हूं समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखना, ये मेरा FOB राइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव,
एफ ओ सी का कॉस कंपोनेंट भी राइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव, एंड दिस एफ ओ ए इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 0, इजंट इट? नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे लिखता हूं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो एफ ओ सी इंटू साइन थीटा ऊपर को जा रहा है, तो क्या लिखोगे? एफ ओ सी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो अदर फोर्सेस आर देयर और मेंबर आर देयर इन वाई डायरेक्शन. सो दोस्तों थीटा तो ऑब्वियस सी बात है, इफ दिस थर्ड मेंबर इज नॉन कोलिनियर देन दिस थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0. इन ऑर्डर टू मेक दिस आर एच एस इज इक्वल टू 0, दिस एफ ओ सी दैट इज here FOC must be equal to 0 because theta cannot be equal to 0 for this non-collinear member. तो अगर FOC 0 है तो इस FOC की वैल्यू अगर मैं यहां डाल दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, then friends you can see FOB minus FOA is equal to 0 क्योंकि ये तो 0 हो गया, it means FOB is equal to FOA. तो मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी और आपकी रिफाइन कर देता हूं कि अगर किसी भी जॉइंट पे 3 मेंबर जुड़ रहे हैं और उन 3 में से 2 कोलिनियर है तो थर्ड मेंबर इज ऑलवेज बी ए जीरो फोर्स मेंबर एंड दीज 2 कोलिनियर मेंबर इज गोइंग टू कैरी इक्वल फोर्स, इज गोइंग टू कैरी इक्वल फोर्स. पर शर्त याद रखना दोस्तों क्या है कि 3 ही मेंबर होने चाहिए, 3 में से 2 कोलिनियर होने चाहिए और इस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन या फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड आ गया तो देखो वाई डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स पिक्चर में आ जाएगा. इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन नॉट राइट दिस FOC इज इक्वल टू 0. कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने तो ये प्लेन ऐसे ले लिया हॉरिजॉन्टल, अगर ये इंक्लाइंड होता तो, अगर ये इंक्लाइंड होता तब भी ये थ्योरम वैलिड होती. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जॉइंट ऐसे होता, लेट्स से OA OB एंड OC, तो दोस्तों मैं अपना x डैश एक्सिस इसको ले लेता और y डैश एक्सिस इसको ले लेता और ये मेरे पास होता थीटा डैश. अभी भी अगर आप x डैश अलोंग के अबाउट ये इक्वेशन लिखो और y डैश के अबाउट ये इक्वेशन लिखो तो स्टिल यू विल गेट दिस OC मेंबर एज दी जीरो फोर्स मेंबर. तो आइडिया ये है, आपको ध्यान ये रखना है कि 3 में से अगर 2 कोलिनियर है और कोई भी एक्सटर्नल लोड आपके जॉइंट पे नहीं लग रहा देन द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए जीरो फोर्स मेंबर. क्लियर है? पक्का? चलो अब बात करता हूं मैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 2 की. स्टेटमेंट 2 बोल रही है, मैंने बताया था स्टेटमेंट 2 2 मेंबर की स्टेटमेंट है, 2 मेंबर जब जॉइंट पे मिल रहे हो उसके बारे में बताती है. स्टेटमेंट 2 इज सेइंग इफ 2 नॉन कोलिनियर मेंबर्स आर मीटिंग एट ए जॉइंट and no external reaction or load is acting at that joint, then both of those non-collinear member will carry zero forces. Then both of those 2 non-collinear member will carry zero forces. कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी जॉइंट पे 2 मेंबर मिल रहे हो और उन दोनों मेंबर का जो जॉइंट है वहां पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं हो, और ध्यान रखना दोनों मेंबर कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर. तो दोनों के दोनों मेंबर इज गोइंग टू कैरी जीरो फोर्स. मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा देखिए यहां ध्यान से. सपोज ये मेरा कोई जॉइंट है O, लेट्स से दिस इज फर्स्ट मेंबर A एंड लेट्स से इट इज सेकंड मेंबर B. सो बाय डिफॉल्ट आई एम टेकिंग दिस एज टेंसाइल फोर्स, दिस इज FOA एंड दिस इज FOB. क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां देखिए अगर ये एंगल थीटा है, सो लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, अगर ये भी इंक्लाइंड हुआ तो मैं इसी इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट क्या ले लूंगा अपना एक्स एक्सिस एंड लेट्स से इट इज माई वाई एक्सिस. सो मुझे यहां पे बताना है कि ये FOA एंड FOB बोथ आर इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल रिएक्शन और फोर्स इज एक्टिंग एट जॉइंट O. तो दोस्तों यहां देखो अगर मैं लिखता हूं समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट FOB
थीटा अपवर्ड साइन थीटा is equal to 0. And once again I am saying this theta cannot be equal to 0 if these two members are non-collinear. It means FOB must be equal to 0 because theta cannot be equal to 0 here. Second, if I am performing here summation of fx is equal to 0, so in that case what I can write, minus FOA minus FOB cos theta is equal to 0. So minus FOA is equal to 0 because FOB is 0 from this equation. So FOA is also equals to 0. दोस्तों पर कंडीशन याद रखना, दोनों ही स्टेटमेंट में जॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड या रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और जब भी आप किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे फोकस करोगे तो आजू बाजू जॉइंट्स पे क्या हो रहा है ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? चलो अब मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं जिससे ये कंसेप्ट में आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो मैं लेता हूं अपना पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट एग्जांपल ऑन जीरो फोर्सेस मेंबर। क्वेश्चन है कि इन ए गिवन ट्रस इन ए गिवन पिन जॉइंटेड फ्रेम यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरो फोर्सेस। दोस्तों दो स्टेटमेंट याद रखना और कॉमन सेंस रखना। देखो किस तरीके से आप एग्जांपल इजीली सॉल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूं, गेट का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, आप एसएससी एग्जाम दो, गेट एग्जाम दो, ईएससी एग्जाम दो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहां से क्वेश्चन दिखेगा। इवन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूं मैं सी से। अच्छा एक मेरी बात और ध्यान रखना, ये आपको चीज लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगी, फायदा देगी। जितने भी रिएक्शन है ना आप उसको भी बना लो एक रफ लाइन से। जैसे ये हिंज सपोर्ट है, यहां पे दो रिएक्शंस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बना लो इसको। ठीक है, बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या है। यहां पे आपको पता है एक ही रिएक्शन होगा, बना लो इसको। ठीक है, तो यहां पे दो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहां पे एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, इसको बना लो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी चलो एक्सप्लेन करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं यहां पे जॉइंट नंबर सी से। जॉइंट नंबर सी पे दो मेंबर मिल रहे हैं और जॉइंट नंबर सी पे क्या कोई एक्सटर्नल लोड या रिएक्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? These BC and EC are two non-collinear member which is actually meeting at joint C and joint C is not having any external reaction or load. It means both of these member is going to carry zero force member. Statement number 2 just मैंने अभी इसको complete किया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस, ये दोनों के दोनों मेंबर कैसे हैं? जीरो फोर्स मेंबर है। और दोस्तों जो मेंबर आपको जीरो फोर्स दिख गए ना, तो एनालिसिस करते वक्त मैं तो कह रहा हूं उसको अपने सिस्टम से हटा दो। तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। नाउ ये पोर्शन आपके सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता व्हेन यू आर डूइंग इट्स एनालिसिस। तो आपने यहाँ पे इन दोनों को सिस्टम से हटा दिया। नेक्स्ट, अब आप ही सोच के बताओ क्या और कोई मेंबर आपको यहाँ पे जीरो फोर्स दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, मुझे तो दिखाई दे रहा है। और कोई दिख रहा है क्या? यहां देखो एफ जॉइंट, देखो एफ जॉइंट में कितने मेंबर मिल रहे हैं? 3। इन 3 में से क्या ये दो मेंबर कोलिनियर है? हाँ। क्या एफ पे कोई एक्सटर्नल लोड या रिएक्शन है? नहीं। तो अगर 3 मेंबर एफ जॉइंट पे मिल रहे हैं जिसमें से 2 कोलिनियर है और कोई एक्सटर्नल लोड या रिएक्शन भी नहीं है, इट मींस द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर व्हिच इज हियर इक्वल टू Fe is going to be zero force member। तो ये वाला मेंबर भी यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। और मैंने कहा कि जो मेंबर जीरो है उसको आप एज्यूम करोगे कि वो सिस्टम में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो क्या अब आप मुझे बताओ क्या और कोई मेंबर यहाँ पे जीरो फोर्स है क्या? जी हाँ, और भी है। क्योंकि देखो ये मेंबर नहीं है एग्जिस्ट कर रहा, आप ये मेंबर आप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ई इज ए जॉइंट which is actually carrying only 2 members because रियलिटी में तो 4 मेंबर ले रहा है, बट इस 4 मेंबर में से ये 2 ऑलरेडी जीरो प्रूव हो चुके हैं। तो E एक ऐसा जॉइंट है जहां पे 2 मेंबर मिल रहे हैं DE और EB, और इन दोनों मेंबर और इस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोड या रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इस जॉइंट पे ये दोनों मेंबर EB और ED इज गोइंग टू कैरी जीरो फोर्स मेंबर, इज गोइंग टू कैरी जीरो फोर्स मेंबर। क्लियर है दोस्तों? ठीक है,
1 2 3 4 5, इधर आ जाओ। इस रिएक्शन को भी मेंबर की तरह ट्रीट करो। यहाँ पे 4 मेंबर है, थ्योरम लगेगा नहीं। यहाँ पे 1 2 और एक एक्सटर्नल 3 मेंबर है, तो यहाँ पे भी थ्योरम नहीं लगेगी। 3 मेंबर पे लगती है, बट इन 3 में से 2 कैसे होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। इसका बेनिफिट मैं आपको भी बताऊंगा, अभी समझाता हूं। सपोज करो दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से सोचना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलता कि यहां पे, अब मैं क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा हूं, कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूं आपको। लेट्स से इट इज एग्जांपल नंबर 2। अगर मैं इसको ऐसे बनाता कि ये मेरा हिंज सपोर्ट है और ये मेरा रोलर सपोर्ट है, और बाकी सारा क्वेश्चन मैं सेम रखता, बाकी सारा क्वेश्चन मैं सेम रखता, C E F D A B, और B पे क्या लग रहा है? एक नॉन जीरो लोड। P इज ए नॉन जीरो लोड। दोस्तों आप बताओ, यहां पे इस बार एक लाइन यहां आती, यहां पे इस बार 2 लाइनें इधर आती। अब देखो क्या बेनिफिट हुआ इन लाइंस ड्रॉ करने का, अभी आपको समझ में आएगा। ये जीरो फोर्स, ये जीरो फोर्स, ये जीरो फोर्स, सेम, ये दोनों जीरो फोर्स, सेम प्रिंसिपल। अब यहां आ जाओ, इधर 1 2 3 4 मेंबर मिल रहे हैं, 2 एक्सटर्नल, रिएक्शन को भी थोड़ी देर के लिए क्या मानोगे आप? मेंबर। 2 इंटरनल, कुछ नहीं कर सकते। बट दोस्तों यहां देखो, यहां 2 मेंबर और एक रिएक्शन, और ये मेंबर और ये रिएक्शन आपस में कोलिनियर हो गई, ये मेंबर और ये रिएक्शन आपस में कोलिनियर हो गई, तो ये जो थर्ड मेंबर है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉन कोलिनियर मेंबर की तरह एक्ट करेगा। सो दिस टाइम दिस रिएक्शन एंड दिस मेंबर इज मेकिंग ए कॉम्बो ऑफ कोलिनियर सिस्टम, एंड दिस थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर which is AD here is will be equal to zero force member. This will be equal to zero force member. तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, बोलता हूं कि रिएक्शंस में ये लाइनें खींच लिया करो। पिछली बार यहां पे नहीं बन पाया था, क्यों? क्योंकि 2 मेंबर और 2 रिएक्शन। तो पिछले क्वेश्चन में आंसर कितना था? 1 2 3 4 5, और इस केस में आंसर कितना है? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसलिए दोस्तों इस रिएक्शन में लाइन जरूर बना दिया करो। अगर रिएक्शन 1 है तो 1 लाइन, अगर रिएक्शन 2 है तो 2 लाइनें। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस ट्रस्ट के अंदर आपको बताना है कि कितना जीरो फोर्स मेंबर एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों ये गेट का क्वेश्चन है, आई थिंक गेट 2004 में पूछा गया है। एंड यस इट इज ए ट्रस्ट, सो ईच एंड एवरी जॉइंट इज पिन जॉइंट। सारे जॉइंट्स को क्या बना दो? पिन। ट्रस अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो भले ही डायग्राम में डॉट नहीं दे रखा, स्टिल यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी जॉइंट एज पिन जॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ जीरो फोर्सेस मेंबर बताने हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे इसके। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसको नाम भी दे देता हूँ, मैं जॉइंट्स को नेमिंग कर देता हूँ, A B C D E F G H I J K L M N। ठीक है, ये तो ये सारे मेरे पास जॉइंट्स हो गए। अब इसके अंदर आपको जीरो फोर्स मेंबर बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। P और Q जो लोड है, ये कैसे लोड है? आपके नॉन जीरो लोड है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि P एंड Q की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब कुछ रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसको आपने एक्सटर्नल लोड की तरह ट्रीट करना है। तो एक तो आपको देखो स्टार्टिंग में फ्लैश हो रहा होगा, दिख रहा होगा डी जॉइंट। डी जॉइंट पे टोटल कितने मेंबर है? DC, DE और DJ। तो इन 3 मेंबर में से ये 2 कोलिनियर है, और इस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड भी नहीं लग रहा। तो दोस्तों तो ये मेंबर जो पहला मेंबर है DJ, इट इज गोइंग टू बी ए जीरो फोर्स मेंबर। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? जीरो फोर्स मेंबर। पहला मेंबर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, इधर से चालू करते हैं। इसको देखो, ML, MN, MF 3 जॉइंट है,
3 में से 2 कोलिनियर है, 3 मेंबर है, 3 में से 2 कोलिनियर है और m जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा। इट मीन्स दिस थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर इज योर जीरो फोर्स मेंबर। और जीरो फोर्स मेंबर को मैंने आपको बताया कि एनालिसिस करते वक्त उसको हटा दो। तो अगर मैं FM या MF मेंबर को हटा रहा हूं तो अब F जॉइंट में देखो तो F जॉइंट में अब 3 ही मेंबर दिखेंगे आपको, FE, FN एंड FL। ये तो जीरो हो गया, इसको तो मैं गिनूंगा नहीं अब। तो FE, FN, FL में ये दोनों मेंबर कोलिनियर है। सो दिस थर्ड मेंबर इज योर जीरो फोर्स मेंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर L जॉइंट पे मैं बात करूं तो L पे मेंबर है P O ले लेते हैं, इस वाले जॉइंट का नाम हम O दे देते हैं, इसका हमने नाम नहीं दिया एक्चुअली में। तो लेट्स से दिस जॉइंट इज O। तो अगर मैं L की बात करूं तो L पे 4 मेंबर है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ नहीं कर सकता तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा। इस जॉइंट पे भी 4 मेंबर है, इस पे भी 4 मेंबर है, इस पे भी 4 मेंबर है, लाइक दैट। तो मैं अब इस साइड आ जाता हूँ। अगर मैं इस साइड आऊँ तो यहाँ देखो G जॉइंट को मैं टारगेट बना रहा हूँ। अगर मैं G जॉइंट को टारगेट बनाऊंगा तो देखो G जॉइंट पे 3 मेंबर मिल रहे हैं, GA, GH एंड GB। तो इन तीनों में से GA और GH कोलिनियर है एंड GB मेंबर आपका नॉन कोलिनियर है। सो इट मीन्स दिस GB मेंबर हेयर इज ए जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, अब B पे आ जाइए। B पे भी अब 3 ही मेंबर हैं, BA, BC एंड BH, क्योंकि BG तो गायब हो गया। तो अगर ये 3 मेंबर यहाँ पे है तो ये दोनों कोलिनियर है, देन दिस थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर विल बी ए जीरो फोर्स मेंबर। क्लियर है? और कोई दिख रहा है क्या आपको? हाँ, मुझे अभी भी और फोर्स दिखाई दे रहा है। अगर आप इस I जॉइंट पे आ जाओ, I जॉइंट पे, तो I जॉइंट पे अगेन IH, IJ एंड IO, इसको मान लो X, इस जॉइंट का नाम मान लो लेट्स से X। तो IH, IJ एंड IX ये 3 मेंबर मिल रहे हैं इस जॉइंट पे, जिसमें से 2 कोलिनियर है। इट मीन्स द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर इज योर जीरो फोर्स मेंबर विच इज नथिंग बट योर IX। तो इसको भी मैं 0 लगा देता हूं। अब अगर मैं X जॉइंट को देखूं तो X पे भी 3 मेंबर मिल रहे हैं, XJ, XC एंड XH, जिसमें से XJ and XC are collinear and XH is non-collinear. So I am calling it off a zero force member due to its non-collinearity and no external load is acting at joint X. तो दोस्तों ये सारे मेरे पास यहाँ पे जीरो फोर्सेस मेंबर है। अब देखो मैं C पे नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता हूँ? C पे जाने का मतलब है 1 2 3 4 मेंबर। पर हाँ देखो H जॉइंट मुझे अभी भी यहाँ दिखाई दे रहा है। H जॉइंट पे अगर आप देखोगे तो कितने नॉन कोलिनियर मेंबर है? 1। कितने कोलिनियर मेंबर है? HI एंड HG। सो एट H जॉइंट नो एक्सटर्नल लोड इज हेयर and only 3 members are acting now after deduction of the zero forces member. तो H joint में you can say this third non-collinear member will be a zero force member, will be a zero force member. तो अब मैं total zero force member को count कर लेता हूँ यहाँ पे। So total zero force members will be 1 2 3 4 5 6 7 8. So correct answer for this truss is 8 zero forces member. क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है। कभी कभी जीरो फोर्सेस मेंबर आपसे डायरेक्टली नहीं पूछता, वो आपसे इनडायरेक्टली भी पूछ लेता है। सपोज एक क्वेश्चन आया था गेट में कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट बना देता हूं कि ये आपके पास ट्रस है, which is kept over a simply supported condition. F, G, H, I, J, K and L.
एग्जैक्ट नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, बट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से था। क्वेश्चन था कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट एल, और जो भी पॉइंट उसने दे रखा हो। तो देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, बट अगर आपको जीरो फोर्सेज मेंबर का ज्ञान है तो आप इस बड़े से ट्रस को छोटे से ट्रस में तब्दील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर निकालना चाहो तो यहाँ पे जीरो फोर्सेज मेंबर कितने होंगे, यहाँ से देखो, के पे ये, जी पे ये, एफ पे ये, बी पे ये, सी पे ये, जे पे ये, this one and this one. So it means जो आपका इतना बड़ा सा ट्रस आपको दिखाई दे रहा था उसके अंदर अब सिर्फ 3 ही मेंबर बचे हैं, AL, LE एंड AE. So this is your जीरो फोर्सेस मेंबर. क्लियर है कि नहीं? तो अब देखो बड़ा सा क्वेश्चन भी कितना आपको आसान दिख गया। डिफ्लेक्शन अभी हमने निकालना सीखा नहीं है, वो मैं आपको डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में सिखाऊंगा, ठीक है, जब हम ट्रस का डिफ्लेक्शन निकालेंगे। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं ताकि आप लोग थोड़े से और कंफर्टेबल हो जाओ इन द कैलकुलेशन ऑफ जीरो फोर्सेस मेंबर। तो चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन सेशन का, ये भी गेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फोर्स इन द मेंबर DE ड्यू टू दिस सिस्टम। दोस्तों सीधा मेथड ऑफ जॉइंट लगाना चालू मत कर देना, देख लो पहले कि आप अपने गिवन ट्रस में कितने मेंबर एलिमिनेट कर सकते हो, कितने मेंबर ऐसे हैं जिसको आप अपने एनालिसिस से दूर रख सकते हो। तो यहां देखेंगे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो C इज ए जॉइंट विच इज हैविंग 2 नॉन कोलिनियर मेंबर एंड एट जॉइंट C नो एक्सटर्नल लोड और रिएक्शन इज देयर, सो आई कैन से बोथ ऑफ दीज मेंबर विल बी जीरो फोर्सेस मेंबर, क्योंकि C पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा और दोनों मेंबर कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। तो ये दोनों पिक्चर से बाहर, इन दोनों को हटा दो। क्वेश्चन था फाइंड दी लोड और फाइंड दी फोर्स इन दी मेंबर DE। अगर आप E जॉइंट को देखोगे ध्यान से यहां पे, तो E जॉइंट पे 3 मेंबर है, EA, EB एंड ED, EA, EB एंड ED। तो इन तीनों मेंबर में से EA एंड EB आर कोलिनियर, स्टेटमेंट नंबर 1, एंड दिस ED मेंबर इज नॉन कोलिनियर मेंबर। और देखो E पे कोई लोड भी नहीं लग रहा, ये मत समझना 100 लग रहा है। जिस जॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो सिर्फ उसी जॉइंट पे देखना है कि क्या कोई एक्सटर्नल लोड या रिएक्शन तो नहीं लग रहा वहां पे। सो मैंने यहां देखा कि E इज अ जॉइंट विच इज नॉट हैविंग एनी एक्सटर्नल रिएक्शन और लोड, सो these two member will be carrying equal forces and this third non-collinear member is going to carry zero force. तो friends आप कह सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट बाय द कंसेप्ट ऑफ योर जीरो फोर्सेस मेंबर दैट फोर्स इन द मेंबर DE इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट लगा के अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। क्लियर है? आई होप यू लाइक दिस सेक्शन। अगर आपने ये 2 स्टेटमेंट और एप्लीकेशन वाला पार्ट ढंग से समझा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जीरो फोर्स मेंबर निकालना, आइडेंटिफाई करना इज जस्ट ए केक वॉक। ठीक है, तो दोस्तों ढंग से इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखिए और ये कंसेप्ट पक्का सीख लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स।